चैप्टर नंबर 20 में जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके मॉड्यूल में सिर्फ 10 पेजेस दिए हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें भी 6 पेज में तो सिर्फ सर्कुलर एज इट इज़ कॉपी किया है और उसके नीचे एनालिसिस दिया है, जो कि अभी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने के लिए वही काफ़ी है। और वही मतलब वो सर्कुलर्स को उन्होंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। तो उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले अगर आपको नहीं पता तो आपके काम की बात बता देता हूँ। सीएस प्रोफेशनल का काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। ये 30 मार्क्स के डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट मैंने रिवीजन करके डाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देख सकते हो। और एक और क्लैरिफिकेशन, मैं बहुत सारे सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट से मिलता हूँ, पता नहीं क्यों वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा मॉड्यूल जो है इतना सही नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे फाइनल जो लेवल होता है ना, मुझे आपका मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं खुद सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट जब मैं आपका मॉड्यूल पढ़ने बैठता हूँ ना, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्ट लिखा है। अगर आपको समझने की इच्छा है, अभी एग्ज़ाम के टाइम समझने की इच्छा ना रखना, बट कोई ये बाद में वीडियो देख रहा है या कभी भी देख रहा है पोएम का कंसेप्ट देखने के लिए, भाई आपका मॉड्यूल बहुत सुपर्ब है। अमेंडमेंट नहीं होता, कोई क्या बोलता है भाई, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा देखा, सब कुछ अमेंडमेंट उसमें डाला हुआ है। जितना दुनिया अमेंडमेंट पड़ती है वो सेम टू सेम सब वहाँ पे है। और आपका मॉड्यूल, जस्ट बताना चाहता हूँ, आप लोगों में पता नहीं स्टूडेंट कम्युनिटी में क्यों गलतफहमी है ऐसे, या फिर मुझे ही जितने लोग मिले उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं। पर भाई सुपर्ब है, एक बार जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था। स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में इनकम टैक्स के लिखा होता है। उसमें बहुत सारे लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा होता है। जितने पर्सन्स होते हैं सब पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा होता है, करेक्ट है। तो देखो, या तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं, या नॉन रेजिडेंट बनते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी जितने भी पर्सन है वो या सिर्फ रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट बनेंगे। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ का रेजिडेंट में भी 2 पार्ट हो जाता है। ये अपने कंसेप्ट में अभी अपने को नहीं जाना, अपने को पोएम के कंसेप्ट में जाना है। सबसे पहले ये समझो सर, रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट क्यों है। रेसिडेंशियल स्टेटस सर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सेक्शन 5 की बात कर रहा हो, ये सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो सिखाते हैं। मैं सेक्शन नंबर 5 की बात करता हूँ। सेक्शन नंबर 5 जो है ना, वो बोलता है कि अगर कोई आदमी या अगर कोई कंपनी, अगर कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन गया तो हम उसके पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। तो आप अपने लेवल पे मत समझो कोई ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपया है, वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, पर अपने कानून की वजह से उसको अगर इंडिया की रेजिडेंट बना देंगे तो उसके 1 लाख करोड़ पे तुम टैक्स लोगे। फॉरेन कंपनी 40%, या इंडियन कंपनी है तो 30%, चलो इंडियन रेजिडेंट है तो चलो 30% के हिसाब से लेंगे। पर ये क्या सही है? क्या वो देगा क्या तुमको टैक्स? तुम क्या शक्तिमान हो? अगर वो है ही नहीं तो क्यों टैक्स देगा? तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई समझो बाहर वाली कंपनी है तो उसकी सिर्फ उतनी इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है जो इंडिया के रिलेटेड होती है। पर अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो तुम्हें पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर टैक्स देना है। इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अपने को सिर्फ कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, जो कि सेक्शन नंबर 6(3) में दिया हुआ है। 6(3) में क्या बोला है देखो, बड़ा ही सिंपल रखेंगे इसको, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना फंसोगे। मैं बड़ा ही, मेरी बात सुन लो, आपको पोएम में जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगा। देखो, इंडियन जो कंपनी है ना, जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है पता है? इंडियन कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और उसका जो प्लेस ऑफ ऑफिस वगैरह है वो इंडिया में है, करेक्ट है। वो कंपनी तो हमेशा ही इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। उसमें कुछ देखना ही नहीं है, इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, खत्म कर दिया टॉपिक। इंडियन कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी है तो वहां पे देखा जाएगा उसका पोयम अगर इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। पोयम का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उसका पोयम इंडिया में है तो वो क्या मानी जाएगी? इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट। इंडियन कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी है तो उसका अगर पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो क्या मान ली जाएगी? आपकी रेजिडेंट मान ली जाएगी। अगर मैंने पहले इंडियन कंपनी बोल दिया तो गलत, रेजिडेंट मान ली जाएगी, इंडिया की रेजिडेंट मान ली जाएगी। ठीक है,
यस सर। अभी पोयम का मतलब क्या होता है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, प्लेस है ना, एक ऐसी जगह जहां पे की यानी क्या, कोई भी इंपॉर्टेंट की मैनेजमेंट होता है ना, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन है जो कि बिजनेस के कंडक्ट के लिए जरूरी है, जो जहां पे लिए जाते हैं, वो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। ऐसी जगह जहां पे की यानी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो कि बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है लिए जाते हैं, वो क्या मान लिया जाता है, वो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लिया जाता है। पर ये बहुत ही फालतू डेफिनेशन है, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर ये डेफिनेशन लिखोगे तो इतने लिटिगेशन होंगे कि भाई उठ ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। तो इसको साइड में रखो, ये बस एक कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो समझ लेना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन बोलता है कि एक कोई स्वीडिश कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। उसने इंडिया में एक लाइजन ऑफिस सेटअप किया है जो इंक्वायरी वगैरह करने के लिए, ठीक है, आरबीआई की परमिशन वगैरह लेके, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस इंडिया में फैलाना चाहती है। लाइजन ऑफिस का जो डे बाय डे रूटीन डिसीजन होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, वो इंडिया में लिए जाते हैं। और जो सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, वो स्वीडन में ही लिए जाते हैं। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी नहीं है तो आगे पोयम देखना पड़ेगा, पोयम इंडिया में है कि नहीं। अभी जो ऊपर डेफिनेशन दिख रहा है उसमें तो सिर्फ यही 2 लाइन लिखी है, ये 2 लाइन मैच हो गई तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो रेजिडेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैच हो रही है। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन कहाँ, इंडिया में हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मतलब इसका पोयम इंडिया से बाहर है, इसका पोयम इंडिया से बाहर है, इसका मतलब ये रेजिडेंट नहीं है। पर ये कोई तरीका नहीं है बताने का, इससे कुछ आपका क्लियर नहीं होती पोजीशन। ये बहुत ही भंगार डेफिनेशन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ भी सकते हैं, मुझे नहीं पता, मॉड्यूल में दिए हैं, पर कोई रेलेवेंस नहीं बनता। आगे इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 63 बताता है इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट, जिसका पोयम है वो हमेशा रेजिडेंट। ये जो है वो फॉरेन कंपनी है, स्वीडन वाली, इसका अगर पोयम इंडिया में होगा तो ही ये रेजिडेंट मानी जाएगी, करेक्ट है। फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वही डेफिनेशन जो ऊपर दिखा था, वो घिसा पिटा डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका 1819 में इंडिया में नहीं है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, स्वीडन में है। लाइजन ऑफिस यहाँ पे सिर्फ डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन पे ध्यान देती है, इसका रूटीन काम पे ही ध्यान रहता है, प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर वाला, तो ये क्या नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। और इसका पोयम बाहर है तो ये रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। पर इससे कुछ नहीं पता चलता, ये जस्ट देने के लिए इलस्ट्रेशन दिया है। 4-5 साल पहले शायद होता तो काम का होता। फिर यहाँ पे देखो 2-3 सर्कुलर है। पहला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 6 2017, 2017 में आया था। ये सर्कुलर्स और भी 2-3 सर्कुलर नीचे दिए हुए हैं, पर सबका एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से नीचे इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ है, तो हम सीधा वहाँ चलते हैं। और आपको भी अभी रिविजन में सीधा वहाँ ही जाना है। ये सेकंड सर्कुलर है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे थर्ड सर्कुलर है, करेक्ट है। क्योंकि ऊपर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, इसके लिए यहाँ पे करेक्ट तो थी, मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसके लिए अभी सर्कुलर इश्यू करके इनको और अच्छे से क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। आपको क्या समझना है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, पोयम का कंसेप्ट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना कैसे है, इसको बड़े ही आराम से याद करना और समझना दोनों एक साथ है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ समझ के चले जाएंगे या सिर्फ याद करके चले जाएंगे। अगर सिर्फ याद करके चले जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और सिर्फ समझ के चले जाओगे तो याद नहीं आएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो दोनों साथ में चलाना पड़ेगा। और एकदम विद इन एकदम लॉजिक वगैरह अभी नहीं बताऊंगा, रेगुलर क्लास प्रोफेशनल का जब होगा तो जब होता तो बताता। एग्जीक्यूटिव में भी मैं एकदम इन डिटेल नहीं बताता, क्योंकि उनको सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव के लिए भी वीडियो काम का है, सीए फाइनल के लिए भी काम का है, सबके लिए काम का है, जहाँ जहाँ पोएम का कंसेप्ट है। देखो क्लॉज सेकंड ऑफ सेक्शन 63 क्या बोलता है, बहुत ही काम की बात करता है कि पोएम का कंसेप्ट सिर्फ उनके ऊपर ही लगेगा जिनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तुम्हारा टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, तो तुम्हारे ऊपर
ये पोयम का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। पोयम कंसेप्ट शाल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ ₹50 करोड़ और लेस, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा होगा, एक्सीड करेगा 50 करोड़ से तो ही पोयम लगेगा। मतलब चिंदी कंपनियों पे हमें कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि पोयम जब अप्लाई करने जाएंगे तो बड़ी मगजमारियां होगी। तो हमें छोटी छोटी कंपनियों पे ध्यान नहीं देना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमें सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करना है। पहला पॉइंट क्लियर है। जैसे सेकंड पॉइंट, अभी देखो पोयम का कंसेप्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका स्टेप 1 क्या है। अगर कोई कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, प्लस अगर उसका मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होता है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है प्लस मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होता है, तो उसका पोयम बाहर मान लिया जाएगा। सिंपल है। अगर किसी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या उसका मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होता है तो क्या मान लिया जाएगा, तो उसका पोयम बाहर मान लिया जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। तो सर ये बताओ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड का मतलब यहां से लेके ये तक, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा आपका जो एक्टिव बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है। और अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका ये माना जाएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, तो आपका पोयम का कंसेप्ट, मतलब आप रेजिडेंट बनने चाहोगे। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो पोयम भी आउटसाइड इंडिया है, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो आप नॉन रेजिडेंट हो। करेक्ट है। सबसे पहला कंडीशन क्या है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का, कि जो आपका पैसिव इनकम है। तो सर सबसे पहले सवाल आता है पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। पैसिव इनकम है वो या तो 50% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए ऑफ आपका टोटल इनकम। जो भी आपका टोटल इनकम है, समझो 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 करोड़ के ऊपर ही लगेगा। अगर आपका टोटल इनकम 100 करोड़ रुपया है तो आपको ये देखना है आपका एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम जो है वो कितना होना चाहिए, या तो 50 करोड़ होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो सब अब सवाल उठता है सर पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है। तो सब कुछ सर्कुलर में मेंशन किया है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शन करते हो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, ट्रांजैक्शन करते हो ऐसी एसोसिएट एंटरप्राइज से जहां पे परचेस और सेल दोनों जो है ना वो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चलेगा परचेस आप एसोसिएट से कर रहे हो, सेल नॉन एसोसिएट से कर रहे हो। ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिससे इनकम आ रहा है। कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जहां परचेस और सेल दोनों कहां से हो रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज से हो रहा है। समझो मैं अपनी एक कंपनी है सब्सिडरी, उससे कोई चीज खरीदता हूं और सामने दूसरी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको क्या करता हूं, सामान बेचता हूं। तो मैंने परचेस भी एसोसिएट से किया, सेल भी एसोसिएट को किया। इज इट क्लियर? यस सर। पहला तो ये हो गया। दूसरे को याद करने के, इनकम टैक्स में कितने हेड होते हैं सर? 5 हेड होते हैं। सैलरी हेड होता है, सैलरी का तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ आएगा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, तो जो आपका रेंटल इनकम है वो पैसिव इनकम है। सर कैपिटल गेन्स हेड होता है, कैपिटल गेन्स जो आपका है वो पैसिव इनकम है। सर अदर सोर्स हेड होता है, तो अदर सोर्स में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी जो है ये तीनों आपका क्या मान लिया जाएगा, पैसिव इनकम मान लिया जाएगा। क्योंकि बिजनेस और सैलरी तो एक्टिव होता है ना, बिजनेस आप कर रहे हो मतलब आप एक्टिव हुए। जब फालतू लॉजिक बता रहा हो, इसका रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस और सैलरी तो आपका एक्टिव इनकम है, तो उसको साइड हटाओ। बाकी कौन से हेड बचे, हाउस प्रॉपर्टी बचा तो उसका रेंट ले लो, कैपिटल गेन बचा तो उसका कैपिटल गेन ले लो, अदर सोर्स में इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड ले लो। पर यहां पे एक पॉइंट आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा है, पर मैं अपने मुंह से बता देता हूं। जो इंटरेस्ट का इनकम है बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए तो इंटरेस्ट का इनकम एक्टिव इनकम है ना। तो जब फॉरेन बैंक का हम पोयम देखेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट पैसिव इनकम नहीं होगा, एक्टिव इनकम होगा। आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा तो मुझे नहीं पता, आप छोड़ भी सकते हो, मैंने जस्ट बता दिया जो कानून में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या था, यहां पे ही मैं ज्यादा जोर दूंगा, आगे तो मैं फटाफट भगाने वाला हूं, पहले ही बोल रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पैसिव इनकम है वो आपका 50% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए ऑफ टोटल इनकम। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अभी यहां पे देखो 50% या कम होना चाहिए। अभी यहां से जो है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, उसमें लेस देन 50% होना चाहिए, मतलब 50% भी नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट असेट की बात करता है, थर्ड पॉइंट एम्प्लॉय की बात करता है, चौथा पॉइंट एम्प्लॉय के ऊपर खर्चे की बात करता है। तीनों पॉइंट क्या बोलते हैं, आपका असेट, आपके एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉय के ऊपर का खर्चा इंडिया के अंदर 50% से कम होना चाहिए।
इंडिया के अंदर 50% से कम होना चाहिए। मतलब आपके जो असेट है, टोटल असेट है दुनिया में, इंडिया में कितने होने चाहिए? 50% से कम होने चाहिए। आपके जितने एम्प्लॉय है दुनिया में, इंडिया में 50% से कम होने चाहिए, या फिर रेजिडेंट 50% से कम होने चाहिए। एक ही बात है ना, एक ही बात नहीं है, पर ऐसे समझ लो, या तो दुनिया में जितने भी आपके एम्प्लॉय है इंडिया के अंदर 50% से कम होने चाहिए, या फिर 50% से कम रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब दोनों मिला के। और तीसरा, जो भी एम्प्लॉय के ऊपर पूरे दुनिया में खर्चा कर रहे हो, इंडिया के अंदर 50% से कम करना है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। 4 कंडीशन क्या है? सबसे पहला देखो, बड़ा ही सिंपल है यार, पैसिव इनकम जो है, ये मैं जानबूझ के स्लो स्लो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कुछ टफ है, बट मैं यहाँ पे आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसिव इनकम जो है आपका 50% या उससे कम होना चाहिए। कहाँ पे? टोटल इनकम का। कहाँ पे? कुछ नहीं है, टोटल इनकम जो है आपका, उसका 50% या उससे कम पैसिव इनकम होना चाहिए। सेकंड, असेट। थर्ड, एम्प्लॉय। चौथा, एम्प्लॉय के ऊपर का खर्चा। ये जो है इंडिया के अंदर 50% से कम होना चाहिए। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया क्या हो जाएगा? मान लिया जाएगा। अभी पहला एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का आपने सेटिस्फाई कर लिया टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट ये है कि आपका जो टोटल बोर्ड मीटिंग होता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहाँ होना चाहिए? इंडिया के बाहर होना चाहिए। मतलब अगर 5 मीटिंग होता है तो 2 से ज्यादा मीटिंग कहाँ होना चाहिए? इंडिया के बाहर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपका पोएम सीधा का सीधा इंडिया के बाहर मान लिया जाएगा। अभी कुछ सवाल आएंगे। सबसे पहले सर, इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम तो इंपॉर्टेंट था तो बताना पड़ा। इनकम का मतलब क्या होता है? ये इनकम लिखा है ना, तो सर इनकम का मतलब ये होता है कि जो आपका, अभी देखो यहाँ पे जितने भी नीचे पॉइंट दिए हैं वो सब आपको एवरेज लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो एवरेज कहाँ का लेना है? जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है वो, उसके पीछे के 2 प्रीवियस ईयर का एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब क्या भाई? तीनों को टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो भाई। कौन सी बड़ी बात है? तीनों को टोटल करो और डिवाइड बाय 3 कर दो। तो सबसे पहले इनकम का मतलब क्या है? तो जो कंट्री की वो रेजिडेंट है कंपनी, मतलब जो कंट्री की वो कंपनी है, वहां के टैक्स लॉ के हिसाब से उसका क्या इनकम बताया है वो ले लो। अगर समझो दुबई की है जहां पे टैक्स है ही नहीं, तो वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उसका क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्या इनकम है या क्या इनकम है वो आप ले लो। सेकेंड, असेट में क्या, असेट का मतलब क्या होगा? ये ऊपर लिखा है ना सर, असेट। तो सर असेट का मतलब क्या होगा? तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझो। अगर आपका डेप्रिशिएबल असेट होगा या कोई दूसरा असेट होगा, अगर कोई दूसरा असेट है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिया है वो ले लो। अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो जो आपका ईयर के ओपनिंग में जो उसका वैल्यू था और ईयर की क्लोजिंग में जो उसका वैल्यू था, उसका क्या ले लो? एवरेज ले लो डेप्रिशिएबल असेट के केस में। और अदर असेट के केस में सीधा का सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिया है वो ले लो। थर्ड, एम्प्लॉय के केस में क्या लेना है? जो ईयर के ओपनिंग में जितने एम्प्लॉय थे और ईयर के एंड में जितने एम्प्लॉय थे उनका एवरेज आपके एम्प्लॉय मान लिए जाएंगे। पर एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके थ्रू एम्प्लॉय होने चाहिए। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है वो भी आपके एम्प्लॉय मान लिए जाएंगे। जैसे रिलायंस में बहुत लोग काम करते हैं, समझो 1000 लोग काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो पूरे 1000 लोग कोई रिलायंस के पेरोल पे थोड़ी काम करते हैं। उसमें से 400 लोग तो ऐसे होंगे ना जो कोई दूसरे कंपनी ने एम्प्लॉय बनाया रहेगा और वहां पे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते रहेंगे। करेक्ट है, तो वो वाली बात है, वो भी आपके एम्प्लॉय माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ पोएम। चौथा, पेरोल। पेरोल का मतलब क्या है? जो आप वो एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चा करते हो आपका पोएम मान लिया जाएगा। अभी तक क्लियर है? हाँ सर, वापिस लास्ट टाइम बताता हूं, पोएम का कंसेप्ट वही फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेगा जिसका 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है टर्नओवर। सबसे पहले कंडीशन, अगर पोएम बाहर होगा उसका क्या होगा? आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट फुलफिल करना पड़ेगा, प्लस आपके मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ होंगे? इंडिया से बाहर होंगे। बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर होगी। तो बोर्ड मीटिंग वाला तो सिंपल है। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का क्या क्राइटेरिया है? आपकी जो पैसिव इनकम है वो 50% या उससे कम होनी चाहिए टोटल इनकम की। सेकंड, असेट। थर्ड, आपके एम्प्लॉय। चौथा, आपका पेरोल का खर्चा इंडिया में 50% से कम होना चाहिए। अभी मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पैसिव इनकम का मतलब समझ लो, इंडिया के अंदर आप क्या कर रहे हो? इंडिया के अंदर आपका जो इनकम है ऐसे ट्रांजैक्शन से हो रहा है जहां परचेस और सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट,
कैपिटल गेन का कैपिटल गेन, अदर सोर्स का इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, ये सब आपका पैसिव इनकम माना जाएगा। फिर यहाँ पे वो बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड लिखा है कि अगर समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपके बाहर है, समझो फॉर एग्जांपल, पर वो लोग निकम्मे लोग हैं, उनको सिर्फ ऐसा नाम के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के रखा है, एक्चुअल पावर किसी और के पास है, जैसे कि होल्डिंग कंपनी के पास है या कोई और आदमी है जो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। मतलब वो लोग मीटिंग बाहर करते हैं, क्यों करते हैं कि पोयम बाहर आ जाएगा तो अपना टैक्स बच जाएगा, पर एक्चुअली तो कोई और है, किसी और की साजिश है जो क्या करता है, इंडिया में बैठता है, जैसे कि उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है या कोई मुकेश अंबानी टाइप का मेन आदमी है वो कंपनी का। तो वो लोग के केस में क्या होगा, पोयम इंडिया में ही माना जाएगा, भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बाहर बैठे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिर समझो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाहर बैठे हैं, पर और वो लोग को सिर्फ इसीलिए निकम्मा नहीं माना जाएगा कि कंपनी के हेड ऑफिस ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट किया है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ऐसे काम करना है, आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस पे ऐसे काम करना है, सप्लाई चेन में ऐसे करना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये करना है। वो फॉरेन में बैठे हैं डायरेक्टर्स, वो जस्ट अपनी हेड ऑफिस का या फिर जो भी उनकी कंपनी का पॉलिसी है उसके हिसाब से फॉरेन में बैठ के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो लोग निकम्मे हैं, मतलब वो स्टैंड असाइड करके सिर्फ बैठे हैं। For this purpose, merely because the board of directors follow general and objective principle of global policy of group laid down by the parent entity, which may be in field of this, and not being specific to any entity per se, would not constitute a board of director of a company are standing aside। तो ये नहीं माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकम्मे है बेसिकली, मतलब वो काम के है और पोएम बाहर ही माना जाएगा। पहले क्या बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भले ही बाहर है, पर अगर वो लोग सिर्फ स्टैंड असाइड कर रहे हैं और एक्चुअल कोई मास्टरमाइंड दूसरा इंडिया में बैठा है, तो वो केस में पोयम कहाँ माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। पर सिर्फ वो लोग बाहर है पर वो अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंड असाइड कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनको हम निकम्मा नहीं घोषित कर सकते। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि अच्छे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं फटाफट। एस्पिरिट करके कंपनी है जो कि जर्मन कंपनी है, सोर्सिंग एंटिटी है इंडियन कंपनी के लिए। एस्ट्रा लिमिटेड इंडियन कंपनी है, एस्ट्रा लिमिटेड, एंड 100% सब्सिडरी है इंडियन कंपनी के, ठीक है। वेयर हाउस एंड स्टॉक इन देम आर ओनली असेट ऑफ अ जर्मन कंपनी एंड आर लोकेटेड इन जर्मनी। 100% असेट कहाँ है, इंडिया से बाहर है, बोल दिया। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो इन जर्मनी। 100% एम्प्लॉय भी कहाँ है, इंडिया से बाहर है। एवरेज इनकम का डेटा दिया है ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या बोल दिया, 4 में से 2 कंडीशन तो बता दी, 3 ही बता दी इनडायरेक्टली। सबसे पहला क्या बता दिया, फॉरेन में सब असेट है, दूसरा फॉरेन में सब एम्प्लॉय है, तो तीसरा हम अज्यूम कर लेते हैं फॉरेन में सब उनका खर्चा हो रहा रहेगा। तो पहला कंडीशन बस पैसिव इनकम वाला चेक करना है। तो पैसिव इनकम में क्या बोला है, पहला पॉइंट बोला है 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन वेयर परचेस आर मेड फ्रॉम अ पार्टी विच आर नॉन एसोसिएट एंड सोल्ड टू एसोसिएट। मतलब खरीदते हैं नॉन एसोसिएट से और बेचते हैं एसोसिएट से, तो ये क्या पैसिव है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड, 30% ऑफ इनकम आर ट्रांजेक्शन वेयर परचेस आर मेड फ्रॉम एसोसिएट एंड सोल्ड टू ऑल्सो एसोसिएट। मतलब परचेस भी एसोसिएट करते हैं, सेल भी एसोसिएट एंटरप्राइज को करते हैं, तो ये पैसिव इनकम है। थर्ड, 30% of income is from a transaction where purchase are made from a associate and sold to non-associate। खरीदते हैं एसोसिएट से, बेचते हैं नॉन एसोसिएट से, तो ये क्या पैसिव है, नहीं है। इंटरेस्ट का इनकम है 10%, तो ये पैसिव है। तो टोटल पैसिव इनकम कितना है, 40% ऑफ टोटल इनकम। तो ये क्या, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब असेट भी बाहर है, एम्प्लॉय भी बाहर है, पेरोल भी बाहर है और पैसिव इनकम भी 50% या उससे कम है। तो यहाँ पे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट क्या होता है, फुलफिल होता है, सेटिस्फाई होता है। अगर इसकी मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ मीटिंग कहाँ होती है, आउटसाइड इंडिया होती है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि इसका पोयम कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है। क्लियर है, यस सर। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में बाकी सब फैक्ट जो एग्जाम्पल 1 में थे वो सब सेम है, पर यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 50 है। ये मैंने बाइफर्केशन कर दिया है ताकि अपना टाइम बचे। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 50 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जर्मनी में कितने हैं, 47 है, और इंडिया में कितने हैं, 3 है।
3 लोग इंडिया में है, 47 लोग जर्मनी है, मतलब 50% से ज़्यादा, 50% एंड उससे ज़्यादा कहाँ है, जर्मनी में एम्प्लॉय है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। असेट वाला कंडीशन, क्योंकि ऊपर वाला ही पॉइंट लिया है तो असेट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। पैसिव इनकम वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है, ऊपर से आता है। पर पेरोल एक्सपेंस देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में पेरोल एक्सपेंस कितना होता है, 2 करोड़ रुपया होता है, और इंडिया में कितना होता है, 3 करोड़ रुपया होता है। क्योंकि जो इंडिया में 3 एम्प्लॉय है, वो एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और एक और कोई बड़ा आदमी है। तो इंडिया में 3 एम्प्लॉय है, पर पेरोल एक्सपेंस 50% से ज्यादा इंडिया में हो रहा है। करेक्ट है, पेरोल एक्सपेंस जो है वो इंडिया में 50% से ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना था, पेरोल वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 50% से ज्यादा खर्चा बाहर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या है, इंडिया अंदर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोयम इंडिया में मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल 3, बेसिक फैक्ट ऑफ सेम। जो एग्जाम्पल 1 में थे वो सब बेसिक फैक्ट सेम है। फर्दर फैक्ट्स आर दैट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ जो भी वो एस्पिरिट कंपनी है आर इंडियन रेजिडेंट। जितने भी डायरेक्टर्स है वो सब क्या है, इंडिया के रेजिडेंट है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 5 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज हेल्ड, आउट ऑफ विच 2 वर हेल्ड इन इंडिया एंड 3 वर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, 2 इन जर्मनी एंड 1 इन पेरिस। तो ये तो भाई सिंपल हो गया ना। जो एग्जांपल 1 में था वहां पे तो हम लोग ने सेटिस्फाई कर लिया था कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, और यहाँ पे ये लोग ने क्या बता दिया, यहाँ पे ये लोग ने बता दिया कि मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर हो रही है, तो ये यहाँ पे पोयम आउटसाइड इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, The fact remains same in example 3, but it is established by assessing officer that although Esprit senior management team sign all the contract for all the contract above rupees 10 lakh, the Esprit must submit its recommendation to Astra Limited। मतलब जो भी Esprit के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनको रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है इंडियन कंपनी से, और जो एस्ट्रा लिमिटेड है वो डिसीजन देती है वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वो लोग सिर्फ क्या है, निकम्मे लोग हैं, वो सिर्फ बैठे हैं, स्टैंड असाइड है। मेन डिसीजन कौन ले रहा है, एस्ट्रा लिमिटेड ले रहा है, जो कौन है, इंडियन कंपनी है। It also seen that during the previous year more than 99% of the contract are above rupees 10 lakh and over past 10 years the same trend is being followed। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो लोग क्या है, स्टैंड असाइड है, और आपको जो है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, पर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो नहीं माना जाएगा। These facts suggest that effective management of Esprit GmbH may have been controlled by parent company Astra Limited। Therefore, poem of Esprit may in such cases not be presumed to be outside India। ये नहीं माना जाएगा, ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, इवन दो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है। सिंपल है। यहां तक समझ गया तो आगे तो कुछ नहीं, आगे भाई थियरी का ज्ञान दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है कि ऐसी कंपनी जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के केस में नहीं है, उसके अलावा कोई है, तो उसका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के हिसाब से क्या देखा जाएगा, पोएम देखा जाएगा। तो इसके नीचे फिर थियरी का ज्ञान दिया हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ सकता है मैं रिवाइज करवा दूंगा, पर ऊपर था उसके ऊपर सम बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या देखना है, कौन सा पर्सन है जो वो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन ले रहा है। दूसरा देखना है कौन सी जगह पे वो वाले डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहला स्टेज क्या है, कौन आदमी ले रहा है, दूसरा कौन सी जगह पे लिए जा रहे हैं, और नीचे लिखा है कि जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जगह से जहां डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ पोएम, ऐसी जगह जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे डिसीजन कंपैरेटिव टू इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल, फिर नीचे वो गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। ये यहाँ पे कुछ 6-7 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं, इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये जो ऊपर गाइडिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं, बताता हूँ। इट इज़ reiterated that the above principle from determining of poem are for only guidance purpose।
जो ऊपर ये वाले वो जो ABY टेस्ट वगैरह वो नहीं, वो याद करना है। ये अभी जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ वो सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए है। नो सिंगल प्रिंसिपल विल बी डिसाइसिव, मतलब सिंगल प्रिंसिपल से आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। Above principle are not be seen with reference to any particular moment in time, rather activities performed over a period of time during the previous year need to be considered। जो previous year में activities हुई है वो सब आपको देखनी पड़ेगी। In other word, आप snapshot approach नहीं ले सकते कि मतलब ये लिखा है मैं ये मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको नहीं बोल रहा है ये डिपार्टमेंट, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बोल रहा है। Further, based on the fact and circumstances, if it is determined that during the previous year the poem is in India, अगर पिछले साल पोयम इंडिया में था, and also outside India, then poem shall be presumed to be India। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बैठ गया कि पोयम इंडिया में भी है, पोयम आउटसाइड इंडिया में भी है। हो सकता है भाई, यहाँ पे तो रैंडम टेस्ट चलेंगे, ऊपर अभी गाइडेंस आएगा। तो आपको क्या मानना है, प्रिज्यूम करना है कि पोयम इंडिया में है। वापस एक बार रीड करते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, इफ इट इज डिटरमाइंड दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द पोयम इज इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, देन पोयम शैल प्रिज्यूम टू बी इन इंडिया इफ इट हैज बीन मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया। अगर ये मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली इंडिया में होता है, करेक्ट है। अभी गाइडिंग फैक्टर आपने खुद ने देख लिया, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना इज्जत देता है, तो हम भी थोड़ा फास्ट करेंगे, हम भी उतना ही इज्जत देंगे इसको। पर आपको एग्जाम के लिए कुछ लाइटली नहीं लेना है, मेरे हिसाब से अच्छे से करेंगे, पर मैं फास्ट जाऊंगा थोड़ा। गाइडिंग फैक्टर 1 क्या बोलता है, कहाँ पे बोर्ड मीटिंग हेल्ड होती है, कहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलरली मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं, वो जगह मानी जाएगी पोयम की, प्रोवाइडेड अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि बोर्ड के पास रिटेन करता है और एक्सरसाइज करता है अपनी अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी, कंपनी चलाने का उसके पास पावर है, और वो सब्सटेंस में क्या करता है, डिसीजंस लेता है जो कि जरूरी है बिजनेस के चलाने के। तो जहां पे डायरेक्टर मिलते हैं वही क्या मान लिया जाएगा, पोयम मान लिया जाएगा। नोट लिखा है, इट मे बी मेंशन दैट सिर्फ फॉर्मल होल्डिंग ऑफ मीटिंग जो है वो सिर्फ नहीं कंक्लूसिव एविडेंस है, एक्चुअल कहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं, की डिसीजन वो माना जाएगा। प्लेस वेयर कहाँ पे की मैनेजमेंट वाले डिसीजन लिए जा रहे हैं। नोट 2 क्या लिखा है, अगर बोर्ड क्या करता है, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है किसी और पर्सन को, जैसे कि शेयर होल्डर को, प्रमोटर को, स्ट्रेटेजिक इन एडवाइजर को, तो वो एडवाइजर कहाँ पे डिसीजन लेता है उसके ऊपर पता चलेगा कि वो पोयम कहाँ है। पहले तो बोर्ड का खुद का देख लो भाई, बोर्ड कहाँ मिलता है, कहाँ डिसीजन लेता है। अगर बोर्ड ने अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर दिया है तो वो कहाँ डिसीजन लेता है, वो वहां से हम लोग क्या देखेंगे, पोयम देखेंगे। फिर अगर बोर्ड डेलीगेट कर देता है अपना पावर किसको, कमिटीज को, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑडिट कमेटी, बहुत सारी कमिटीज होती है ना अपना कंपनीज एक्ट में हम लोग सीखते हैं। तो अगर कोई कमिटी को क्या कर देता है, अपना पावर डेलीगेट कर देता है, तो सिर्फ वही बात है कि वो फिर कमिटी कहाँ डिसीजन लेती है वो हम लोग देखेंगे कि मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी कहाँ पे, कौन सी जगह से बेस है, या कमिटी कहाँ पे डिसीजन लेती है, की डिसीजन लेती है, वो देखेंगे। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देख लो। फिर लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का मतलब क्या होता है ये पहले पैराग्राफ में दिया है। आप हेड ऑफिस का मतलब जानना चाहते हो, पॉज करके पढ़ लो। लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ऑफ पोयम। हेड ऑफिस रिप्रेजेंट द प्लेस जहां पे की डिसीजन लिए जाते हैं। इफ कंपनीज हेड ऑफिस दैट इज द प्लेस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ आर बेस इज वन प्लेस and location is held out to the public and principal place of business, then poem is at a place where head office is located। अगर ऐसी जगह पे हेड ऑफिस है जहां पे सीनियर मैनेजमेंट बैठता है, सपोर्ट स्टाफ बैठता है, जहां से डिसीजन लिए जाते हैं, और वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपका हेड ऑफिस ही आपका पोयम मान लिया जाएगा कि वहां पे पोयम है। बट जो एक्चुअल इनकम टैक्स का सर्कुलर है उसके आगे लिखा हुआ है कि सिर्फ हेड ऑफिस से ये पता नहीं चलता कि आपका पोयम कहाँ पे है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ठीक है। गाइडिंग फैक्टर नंबर 4, रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर एंड अदर की मैनेजमेंट पर्सन। जो डायरेक्टर कहाँ पे रहता है, अभी ये नीचे लिखा है कि आज के जमाने में डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। बेसिकली लोग स्काइप से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जूम मीटिंग से क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो वो लोग कहाँ पे रहते हैं वो भी देखा जाएगा पोयम को निकालने के लिए। 5वां, सर्कुलर रिजोल्यूशन, वो राउंड रॉबिन वोटिंग होता था ना, कंपनी लॉ का कोई तो सेक्शन है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, CA फाइनल में पढ़ा था।
एक 1.5 साल पहले। तो वो सर्कुलर रेजोल्यूशन में ये देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है वो रेजोल्यूशन पास करने की। वो सर्कुलर रेजोल्यूशन होता है ना, एक के पास दूसरे के पास जाता है, राउंड रॉबिन वोटिंग। तो किसके पास अथॉरिटी है वो जगह पोयम के लिए देखी जाएगी। और लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर की, ऐसे कोई शेयर होल्डर है, देखो शेयर होल्डर का जनरली काम क्या होता है बिजनेस में, बिजनेस को डिसोल्यूशन के लिए शेयर होल्डर की परमिशन लगती है, या फिर ऐसे कुछ मनहूस काम करने रहते हैं जनरली शेयर होल्डर, तो वहीं पिक्चर में आते हैं ना, डिसोल्यूशन के लिए, लिक्विडेशन के लिए, सेल के लिए, ये सब के लिए। पर अगर शेयर होल्डर के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, जैसे कि कोई 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करना है तो शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा, 5 लाख से ज़्यादा पेमेंट करना है तो शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे केस में शेयर होल्डर का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा पोयम के लिए। फिर कुछ और गाइडिंग प्रिंसिपल है, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से मतलब लिखा हुआ है, रीड कर लेना, कर टाइम है तो कर लेना, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो हाईलाइट नहीं किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा होगा, यूपीएससी क्लियर है, पर इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो फॉरेन कंपनियों को बैठ के अपनी ऑफिस में इंडिया की रेजिडेंट बना रहा है। इतनी पावर उसके पास नहीं दी है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जब कोई असेसिंग ऑफिसर के दिमाग में आए कि मैं पोयम की प्रोसीडिंग चालू करने वाला हूं, तो तू सबसे पहले जाके प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर से क्या लेके आ, प्रायर अप्रूवल लेके आ। भाई तुझे हम इतना इज्जत नहीं दे सकते, नहीं तो तू रोज के तकलीफें खड़ी करेगा। तो पहले क्या बोला, प्रिंसिपल कमिश्नर से जाके या कमिश्नर से जाके प्रायर अप्रूवल लेके आओ, फिर ही पोयम का प्रोसीडिंग चालू करो। फिर अगर किसी को पोयम के नाम पे इंडिया में रेजिडेंट बना रहे हो, पोयम के प्रोविजन के थ्रू इंडिया में रेजिडेंट बना रहे हो, तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लो। किसका? 3 लोगों की एक कमिटी बनेगी। कौन 3 लोग? या तो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे या कमिश्नर होंगे, जिसको कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। चीफ कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर की या कमिश्नर्स की एक कमिटी 3 लोगों की। उसकी परमिशन के बिना तुम नहीं कर सकते किसको? फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्यों नहीं बनाए हम इंडिया की रेजिडेंट, उसके बिना तुम नहीं कर सकते। करेक्ट है। और बात भी तो सही है भाई, उसकी कितनी करोड़ों की ग्लोबल इनकम होगी, तभी तो वो इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रही है, उसका पोएम वोएम कुछ फिट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोसीडिंग से पहले ही जाके परमिशन लेके आओ प्रिंसिपल कमिश्नर या नॉर्मल कमिश्नर की। और उसको रेजिडेंट बनाने से पहले तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर की कमिटी बनेगी। कौन बनाएगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाएगा। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्या पता कभी पूछ ले, पर नॉलेज के लिए तो बहुत काम की चीज़ है। फिर नेक्स्ट आते हैं, लास्ट अभी बस इतना सा बचा है 115JH। एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था पहले, वो नोटिफिकेशन को फिर एक्ट में ही डाल दिया है, जिसको सेक्शन 115JH बोला जाता है। देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 115JH क्या बोलता है? अगर आपकी फॉरेन कंपनी फर्स्ट टाइम रेजिडेंट बनती है इंडिया की, तो उसके बारे में बात करता है। आपको कुछ नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब से आपका सेक्शन दिया है कुछ पूछेंगे। थियरी जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, सीए फाइनल में एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें इसके बारे में और इन डिटेल में दिया हुआ है। कभी एग्जाम के बाद फुर्सत मिले और शौक हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वेयर फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। फॉरेन कंपनी कभी रेजिडेंट बनी है कोई प्रीवियस ईयर में, एंड वो वाली फॉरेन कंपनी पहले कभी रेजिडेंट नहीं थी इससे पहले, तो देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट को भाड़ में जाने दो, क्या लिखा है देखो ही मत। सब्जेक्ट टू कंडीशन देखना है, क्या देखना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाला है वो देखना है। उसमें क्या लिखा है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो ये फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनी है उसके लिए कुछ प्रोविजन है, कंप्यूटेशन के प्रोविजन है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट के प्रोविजन है, लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के प्रोविजन है, कलेक्शन और रिकवरी के प्रोविजन है, टैक्स अवॉइडेंस के कुछ प्रोविजन है। वो वैसे ही अप्लाई होंगे विथ एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और एडेप्शन, जैसा कि वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने लिखा है। इससे एग्जाम में क्या बनता है मुझे नहीं पता, आपका कुछ ऐसा, तो ये मॉड्यूल बेसिकली मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ और इंस्टीट्यूट ने इशू किया कि वो भी पढ़ना है, तो वो मुझे नहीं पता। मॉड्यूल में एकदम आपको हर लाइन समझा रहा हूँ। तो ये पैरा से अपने को क्या समझ पड़ता है? ये पैरा से अपने को ये समझ पड़ता है बेसिकली कि
कानून को चाहे तो साइड में रखो, अगर आपकी फॉरेन कंपनी पहली बार रेजिडेंट बनी है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट बताया है, कॉम्पिटिशन का, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स का, रिकवरी कलेक्शन का, वो जैसा जैसा नोटिफिकेशन में लिखा है वैसा वैसा अप्लाई होगा, पर अपने को नोटिफिकेशन नहीं दिया है नीचे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट where determination regarding foreign company to be resident in India has been made in assessment proceeding relevant to previous year, मतलब ये साल हमने क्या किया है, अगर उसको फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट बनाया है, ये बेसिकली प्रोवाइजो है, ठीक है। देन द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शाल ऑल्सो अप्लाई, ये प्रोविजन और भी किसको अप्लाई होंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर प्रीवियस ईयर, कोई और प्रीवियस ईयर है जहां पे वो कंपनी क्या है, रेजिडेंट है, सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर इफ फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया। समझो ये साल रेजिडेंट बने पहली बार, उसके 4 साल तक असेसमेंट चल रहा है, तो ये साल रेजिडेंट थे, अगले साल भी पोएम देखा, अगले साल फिर रेजिडेंट आए, तो ये साल अगर हम रेजिडेंट है तो उसका जो सक्सीडिंग ईयर है, सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर, वहां पे भी वो प्रोविजन ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे पहले वो नोटिफिकेशन में लिखा है। फिर क्या लिखा है, वेयर इन प्रीवियस ईयर, जो आपको बेनिफिट एग्जम्पशन रिलीफ दिए हुए थे ऊपर वाले सबसेक्शन में, आपने कुछ कंडीशन भी रहेगी, बेनिफिट दिए रहेंगे, वो कंडीशन आपने क्या की, फुलफिल नहीं की, आपने फेलियर कर दिया टू कंप्लाई विद सच कंडीशन, तो जो पहले बेनिफिट एग्जम्पशन दिए थे वो ये मान लिया जाएगा कि डीम टू बी रॉन्गली अलाउड, कि हमने गलती से दे दिए थे। असेसिंग ऑफिसर वापस से आपकी क्या करेगा, टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा और नेसेसरी अमेंडमेंट एग्जम्पशन वगैरह जो भी पहले दिए थे उसमें अमेंडमेंट करेगा, और 154 जो रेक्टिफिकेशन का सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, वो भी अप्लाई हो जाएगा, पिछले 4 से जो भी वो उसमें लिमिट होता है उस हिसाब से आपका रेक्टिफिकेशन कर दिया जाएगा। और एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर दिस सेक्शन वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या की जाएगी, लेट डाउन की जाएगी। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जो सीख रहे हैं वो समझो, कि जो आपके लोकसभा राज्यसभा में जो नोटिफिकेशन जाती है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है पोएम का कंसेप्ट। आपके मॉड्यूल से हर लाइन, मैंने ये तो थोड़ा सा मतलब क्लास में इसको 3 घंटे पढ़ाते तो यहाँ पे 45 मिनट तो भी मैंने दिया है, और स्टार्टिंग का तो मैंने बहुत इन डिटेल पढ़ाया था, और जितना ज़्यादा पढ़ाऊंगा आपके लिए लॉस है, अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एक आप मेरे हेल्प कर सकते हो, आपका कोई फ्रेंड जूनियर होगा तो उसको वीडियो शेयर कर सकते हो कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ बेसिकली, ठीक है।